नमस्कार। आज मैं लंबे अंतराल के बाद, लगभग 10 दिन के अंतराल के बाद, किस्सा गोई के 101वें अंक में आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। लगातार 100 अंकों के बाद कुछ शासकीय कार्य से, कुछ अन्य कारणों से मैं 10 दिन तक आपके बीच में नहीं रहा। इस बीच आपके स्नेह भरे मैसेज आते रहे और परसों से ही लोगों ने ये रिमाइंड करना शुरू किया कि अब काफ़ी दिन हो गए हैं, अब इसे पुनः शुरू किया जाना चाहिए। अंतिम पार्ट में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में आतंकवादी घटनाएं लगातार हो रही थीं। मैं कोसोवो के अपने डिप्यूटेशन से वापस आ गया था, लेकिन इन घटनाओं के बारे में जानकारी थी कि ये घटनाएं हो रही हैं। मैंने डिटेल में इन घटनाओं का जिक्र भी किया था, जिनमें 26/11 का मुंबई अटैक भी शामिल है। इसके अलावा भी लखनऊ, बनारस और फैज़ाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में विस्फोट की घटनाएं, जिनमें काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई थी। रामपुर के सीआरपीएफ कैंप में आतंकवादी घटना, जयपुर की बॉम्बिंग, अहमदाबाद की सीरियल बॉम्बिंग और मेहरौली की बॉम्बिंग, ये सब जो घटनाएं थी वो हो चुकी थी और बड़ा कन्फ्यूज़न था। समझ में नहीं आ रहा था कि ये कहाँ जाके रुकेगा और कौन लोग हैं इसके पीछे। इन घटनाओं के बाद हम लोगों ने भी वहाँ पहुँच के पहले अपनी तैयारी शुरू की एटीएस में कि आखिरकार शुरू कहाँ से किया जाए। एटीएस फुल स्ट्रेंथ पे अपने बन चुकी थी। हमें लॉजिस्टिक्स की जो ज़रूरत थी वो सभी धीरे धीरे करके मिल गए थे और मैंने आपको ये बताया था कि हम लोग पुरानी सभी घटनाओं के मौके पर अपनी टीम्स को भेज के इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे थे। इसी बीच में 19 सितंबर 2008 को एक बड़ी घटना हुई थी दिल्ली में, जामिया नगर में, जिसको बाटला हाउस एनकाउंटर के नाम से जाना जाता है। इसी बाटला हाउस एनकाउंटर में हालांकि हमारे दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा जी शहीद हो गए थे, लेकिन ये घटना अपने आप में जो एंटी टेररिस्ट यूनिट्स जितनी हैं देश भर में, या जितनी भी यूनिट्स हैं इंटेलिजेंस से संबंधित राष्ट्रीय स्तर की, उन सब के लिए बहुत ही, ये जिसको कहते हैं ना गेम चेंजर, या ये कह लें कि ये इसी से फिर धीरे धीरे हम वहाँ तक पहुँच पाए जहाँ से ये सब घटनाएं हो रही थी। सभी को पता है बाटला हाउस एनकाउंटर पर बहुत ढेर सारी कंट्रोवर्सी आपको गूगल पे मिल जाएगी। क्या कहा, किसने कहा, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। मौके पर 2 आतंकवादी, आतिफ अमीन और आरिस खान, ये मारे गए थे और मोहम्मद सैफ और जीशान गिरफ़्तार हुए थे, लेकिन इम्पॉर्टेंट ऑपरेटिव साजिद वहाँ से भाग गया था। उस समय जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन थी, जो दिल्ली में विस्फोट की घटनाएं हुई थी, बेंगलोर में विस्फोट की घटनाएं हुई थी, 26/11 हुआ था, यूपी में कोर्ट की घटनाएं हुई थी, इस सिलसिले में मोहन चंद शर्मा जी की स्पेशल सेल को कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इससे संबंधित लोग हो सकता है बाटला हाउस में, जामिया नगर में छिपे हुए हों। अगर ये सूचना होती कि वहाँ ये पूरा गैंग है, सारे आतंकवादी हैं, फायर पावर बहुत अच्छी है। मोहन चंद शर्मा जी को मैं भी व्यक्तिगत रूप से जानता था, उनके साथ कुछ ऑपरेशंस में मैं दिल्ली में, जब मैं एसटीएफ में था, तो मैंने भी पार्टिसिपेट किया था। तो वो उनसे ऐसी गलती होने की संभावना बहुत कम है, लेकिन अब गलतियाँ होती हैं, किसी से भी हो सकती हैं कि वो बिना पूरी तैयारी के वहाँ तक पहुँच गए। और जैसे चूँकि उनका वहाँ नाम भी था, उनके साथ पूरी टीम रहती थी, तंग गलियाँ थीं, और ये मान के कि इसमें लोग होंगे और इनको हम ओवर पावर कर लेंगे, वो वहाँ घुस गए, सामने से फायर हुआ और श्री शर्मा की वहाँ मौके पर ही मृत्यु हो गई। लेकिन इंडियन मुजाहिदीन का पूरा नेटवर्क इसी के बाद खुलकर सामने आया और सारी घटनाएं
चाहे वो जयपुर का, अहमदाबाद का, बेंगलोर का गोकुल चाट, उत्तर प्रदेश की जितनी घटनाएं हैं आतंकवादी, जिनके लिए पुलिस और एजेंसीज बहुत परेशान थीं, वो सब धीरे 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 करके आगे के वर्षों में खुलती गई। लेकिन ये बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू था उस समय कि कैसे शुरू किया जाए, कहाँ से शुरू किया जाए, और हम कहाँ से शुरू करें कि ये, क्योंकि 4 ऐसे महत्वपूर्ण उस समय काम हमारे पड़ोसी दुश्मन मुल्क से चलाए जा रहे थे कि एक को हम लोग पकड़ते थे, एक हमारी पहुंच से दूर हो जाता था। पहला, फेक इंडियन करेंसी नोट। उस समय जो हाई क्वालिटी फेक इंडियन करेंसी नोट्स थी 500 की और 1000 की, वो इस तरह थी कि जो पुराने कैलिबर की या पुरानी प्रोग्रामिंग वाली जो शॉर्टिंग मशीन्स यहाँ पे रखी हुई थी कैश चेस्ट में जगह जगह, वो भी, उनको भी डिटेक्ट करने में मुश्किल होती थी इन करेंसी नोट्स को। इनका जो अमाउंट था वो इतना ज़्यादा हो गया कि एक अनुमान के मुताबिक लगभग 140 करोड़ के आसपास ये करेंसी प्रतिदिन उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था में घुस जाती थी। मैंने ये भी पहले आपको बताया कि चूँकि क्लीन नोट पॉलिसी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने उस समय चला दी थी, उसके पीछे रीज़न ये था कि ये नोट्स अगर इसमें किसी तरह का निशान होगा, किसी तरह की सॉइल्ड होंगी, इसमें पंचिंग होगी, इसमें स्टेपलर के निशान होंगे, तो ये एटीएम एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए उनका साफ़ सुथरा रहना बहुत आवश्यक है। इसी का फ़ायदा उठाते हुए ये जो हाई क्वालिटी करेंसी नोट्स थी, क्योंकि इनके जो पेपर की क्वालिटी थी, जो सॉफ्टवेयर उसमें एटीएम मशीन में पेपर को डिटेक्ट करने का था, कितने माइक्रोन का पेपर ये होना चाहिए, वो जो फेक इंडियन करेंसी नोट्स इन्होंने हाई क्वालिटी की बनाई थी, वो उतने ही माइक्रोन के पेपर थे। यानी उसकी जो क्रैंकलिंग साउंड है वो ठीक उसी तरह की थी जैसी ओरिजिनल या असली नोट की हुआ करती है। तो एक तो ये था कि बहुत बड़े अमाउंट में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फेक करेंसी, जिससे हमारी इकोनॉमी को असर पड़ रहा था। और जो बड़े इकोनॉमिस्ट हैं उनके कैलकुलेशन के मुताबिक अगर इसे रोका नहीं गया तो ये आगे चल के इकोनॉमी पे ऐसा इफ़ेक्ट डाल सकते हैं जो दिखाई देने लगेगा। दूसरा, आईएसआई के एजेंट्स की बहुत ढेर सारी तैयारियां। देखिए 2004-05 से पहले पाकिस्तान के आईएसआई के हैंडलर्स अपने जो उनके यहाँ के हार्ड कोर एलिमेंट था उनको ट्रेंड करते थे आर्म्स में, एम्यूनिशन में, स्पाइनोज में, और उनको इन्फिल्ट्रेट करते थे अलग अलग रास्तों से हिंदुस्तान में, और फिर उनसे यहाँ से जानकारी प्राप्त करके या सैबोटाज करके या बम ब्लास्ट करा के, जो उस समय सिचुएशन वारंट करती थी कि कैसे अनस्टेबिलिटी आ सकती है देश में, वो वैसा काम कराया करते थे। लेकिन 2001 के बाद से लगातार इस तरह के इन्फिल्ट्रेशन को जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर, आपके गुजरात के बॉर्डर पर, इन पर चेक किया जाने लगा और बहुत हैवी कैजुअल्टीज़ उनकी होने लगी। 2004 और 5 में डिसाइड किया गया, आईएसआई ने अपना वहाँ कराची, इसको कराची फार्मूला कहते हैं कि कराची फार्मूला जो 2004 या 5 में आया था, कि अब हम इंडियंस को ही तैयार करेंगे, उनको यहाँ ट्रेंड कराएंगे, उन्हें अपने स्थान पे बिठाएंगे, और जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तब हम उसका इस्तेमाल करेंगे। इस बीच में हम उनको बराबर आर्थिक रूप से उनकी मदद करेंगे, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में हम उनको गारंटी देंगे। 2001, 2 और 3 में जो ट्रेंड हुए थे आईएसआई एजेंट्स, वो अब अलग अलग जगह धीरे धीरे पकड़े जाने लगे। तब ये हमारी एजेंसीज़ को भी और हम लोगों को भी एटीएस में ये जानकारी हुई कि ये सब किसी पर्पज़ से पाकिस्तान में ट्रेंड किए जा रहे हैं, और ट्रेंड करके उन्हें यहाँ भेजा जा रहा है अलग अलग काम के लिए। ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन वो इकट्ठा कर रहे थे आर्मी के मूवमेंट्स की। उनका ध्यान ग्वालियर, झांसी में बबीना और बॉर्डर के और तमाम कैंटोनमेंट्स पे था कि इनमें से कहाँ कहाँ
मूवमेंट हो रहा है, किन किन गाड़ियों का मूवमेंट हो रहा है। ये लोग पकड़े जाने लगे, फिर धीरे 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 इनकी मॉडस ऑपरेंडी का पता लगने लगा, और फिर इन्हीं में से कुछ ऐसे थे जो जो जिनको आर्म्स की ट्रेनिंग दी गई और यहाँ लाके बिठाया गया और इन्हें जिहाद के लिए तैयार किया गया। इनको धार्मिक आधार पर इन्हें ऐसी बातें बताई गई कि यही इसी के लिए आपको तैयार किया जा रहा है और ये आपको करना है। उसके बाद की जो अरेस्ट हुई 2005 और 6 के बाद की आईएसआई की, उन सब से ये बात क्लियर हो गई कि ये वहाँ पर ट्रेन करके यहाँ बिठाए जा रहे हैं। इसी में पहले का जो ऑर्गेनाइजेशन था सिमी का, जिसको भारत सरकार ने बैन किया था, और जब मैं एसपी सिटी था लखनऊ में, उसके अंतिम पार्ट का नंबर मुझे याद नहीं है, मैंने बताया था कि जब उसमें सिमी को बैन किया गया था तो पुराने शहर में चौक में अकबरी गेट के पास एक दंगा भड़क गया था और जिसमें 5 लोग मारे गए थे। पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी थी जब सिमी पे बैन लगाया गया था, और पुलिस ने सिमी के कार्यालय को सील करके वहाँ पर उनके पदाधिकारियों की गिरफ्तारी की थी। आईएसआई ने सिमी के जो ओल्ड कैडर थे, अब जब वहाँ गिरफ्तारी हुई, देश भर में सिमी के ऑफिसेस बंद करा दिए गए, सील करा दिए गए, उनकी एक्टिविटी इसी एक्टिविटी के कारण, और उनके जो उनके पदाधिकारी थे, बड़े पदाधिकारी, उनको अरेस्ट किया गया। सफदर नागौरी उस समय सिमी का अध्यक्ष हुआ करता था, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया और मध्य प्रदेश की एक जेल में बंद कर दिया गया। ये टारगेट किया कि जो ओल्ड सिमी काडर है, यानी जो प्रतिबंध के पहले सिमी के एक्टिव काडर थे, उनको किसी तरह से ल्योर करके, उनको प्रलोभन दे के, उनको लालच दे के किसी तरह से अपनी ट्रेनिंग कैंप्स में बुलाया जाए, उनको पॉइज़न किया जाए, उनको मानसिक रूप से उनको जहर दिया जाए, मानसिक जहर जिसे कहते हैं, और फिर उन्हें बिल्कुल तैयार करके वापस वहाँ पे प्लान कर दिया जाए, क्योंकि वो नेचुरल तरीके से सरकारों से नाराज़ हैं, क्योंकि उनके उस पर प्रतिबंध लगाया गया है उनके संगठन पर। इसके अलावा एक और उन्होंने किया है कि ऐसे सभी ट्रेंड जो आतंकवादी हैं, इनका एक इंडियन संगठन वहाँ खड़ा किया जाए, ताकि हम इंटरनेशनल फोरम पे ये कह सकें कि ये भारत में अपने विरुद्ध जो उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उनके खिलाफ ये उनका इंटरनल मामला है, पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं है। और इसी बीच इंडियन मुजाहिदीन नामक एक संगठन का प्रादुर्भाव हुआ। इंडियन मुजाहिदीन नाम के एक संगठन आया, और इस बात का पूरा पता बाटला हाउस के एनकाउंटर के बाद हुआ कि इसका केंद्र बिंदु आजमगढ़ में संजरपुर है, और वहाँ से ही ये लोग अलग अलग जगहों पे भटकल बंधुओं के साथ कांटेक्ट करके, और तब ये ढेर सारी घटनाओं को इन्होंने अंजाम दिया है, जिनमें उत्तर प्रदेश की हमारी 4 घटनाएं, मध्य प्रदेश की घटनाएं, बेंगलोर की घटना, अहमदाबाद की घटना और जयपुर की घटना भी शामिल थी। उसके बाद चूँकि ये इसका केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश ही माना गया, आजमगढ़ और उसके आसपास, तो हम लोगों ने 3 तरह से काम शुरू किया कि एक तो आईएसआई के FICN का जो नेटवर्क है, इसको पाकिस्तान में तोड़ा जाए, कि हम वहाँ तो पहुँच नहीं सकते, लेकिन इसका जो रूट है, ये रूट आइडेंटिफाई किया गया। पहला रूट ये था कि ये हर हाल में नेपाल में लैंड करता है, और नेपाल भारत के बॉर्डर में, जो बिहार की तरफ बॉर्डर है रक्सौल का वो भी, या जो इस तरफ बॉर्डर है रुपईडीहा के आसपास जो बहराइच का बॉर्डर है सोनौली का, वहाँ से भी ये बड़ी मात्रा में स्मगल करके भारत में लाया जा रहा है। एक तो इसको आइडेंटिफाई करके और इसको तोड़ना है, इस नेटवर्क को तोड़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि फेक करेंसी नोट्स का चलन यहाँ बंद कर सकें, उससे जो नुकसान हो रहा है देश को, हम उसको रोक सकें। दूसरा था आईएसआई के ये इस ट्रेन मॉड्यूल्स जिनका पता लगता था अपने यहाँ, इनको सबको तोड़ा जाए। और तीसरा सिमी और इंडियन मुजाहिदीन, सिमी का जो काडर था जो अपना काम कर रहा था अभी भी प्रतिबंध के बावजूद भी, और इंडियन मुजाहिदीन का वो मॉड्यूल जिसने इस बीच में बिल्कुल सबको हतप्रभ कर दिया था तरह तरह के ये बम ब्लास्ट करके। अब इनकी सीना जोरी देखिए इंडियन मुजाहिदीन के इन लोगों की, इनके जो ब्लास्ट, जैसे जयपुर का ब्लास्ट था,
जैसे गोकुल चाट का ब्लास्ट था। इस तरह के ब्लास्ट के पहले ये साइकिलों में लगे हुए बम की एक तस्वीर बना के और सभी बड़े मीडिया हाउसेस को मेल करते थे कि ये देखिए, ये हमारा आदमी तैयार करके अगले आधे घंटे में ये विस्फोट होने वाला है, आप अपने एजेंसीज़ को बता दीजिए कि वो रोक सकें तो रोक लें। या तो ये समय से थोड़ा पहले यानी आधे घंटे पहले मेल हो जाता था, या ब्लास्ट होने के तुरंत बाद मेल हो जाता था। एक बड़ा लोगो इंडियन मुजाहिदीन का, जिसमें AK-47 दोनों तरफ लगी हुई एक संगठन का उन्होंने लोगो बना रखा था, उस लोगो के साथ ये मेल किया करते थे जितने भी मीडिया हाउस हैं, बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं उनको। वहीं से इसकी खोजबीन शुरू हुई कि ये मेल कहाँ से किए गए हैं। हमारे यहाँ के उत्तर प्रदेश में जो ब्लास्ट हुए थे उनके बाद के भी, और बाकी और प्रदेशों में जो ब्लास्ट इंडियन मुजाहिदीन ने किए थे, उनके मेल कहाँ कहाँ से किए गए थे, उनके IP एड्रेस को ट्रैक करने का काम शुरू किया गया। दूसरे फ्रंट पे ये शुरू किया गया कि ये इंडियन फेक करेंसी नोट्स का सबसे बड़ा डीलर, यानी जो पाकिस्तान एम्बेसी से होके आता है, ऐसा उस समय भी बताया गया था, तमाम एजेंसीज़ ने बताया, उनके रूट को कैसे हम ब्लॉक करेंगे। एक टीम नेपाल के बॉर्डर पर इस्टेब्लिश कर दी गई और दूसरी टीम इंडियन मुजाहिदीन के लिए आजमगढ़ में कैंप कर गई। हमारे बहुत अच्छे ऑफिसर्स उस समय के, RK सिंह जो एडिशनल SP थे और TB सिंह जो इंस्पेक्टर थे, इनको इंडियन मुजाहिदीन यानी संजरपुर का काम दिया गया कि इस पूरे जो इनके मेंबर्स, चूँकि 2 लोग उस समय पकड़े गए थे, मोहम्मद सैफ और जीशान, उनसे जो जानकारी मिली थी, छोटे शहजाद, बड़े शहजाद, इन लोगों की, ये साजिद की, बाकी और राजू छोटा की, इन लोगों की जो जानकारी मिली थी और इनको कहाँ से फंडिंग हो रही है, रियाज भटकल और इकबाल भटकल कहाँ पर हैं, इनके बारे में सब जानकारी इकट्ठा करने का काम उनको दिया गया। और ग्राउंड पे ये जो लोग वहाँ पे बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद भागे थे, उनकी क्या लोकेशन है, उनको कैसे हम बाहर तक निकाल के ला सकते हैं और कैसे हम इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को उनको वो कर सकते हैं, इनको तोड़ सकते हैं ताकि आगे किसी तरह की ये घटनाएं न हो सकें। उधर नेपाल में ISI से निपटने के लिए, या ISI की एक्टिविटी जो FICN से रिलेटेड है, उसको रोकने के लिए एक टीम जिसका काम सब्रवाल साहब ने मुझे दिया कि नेपाल पे इस एक्टिविटी के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करना, इसे रोकना और इस नेटवर्क को तोड़ना, ये हमारे जिम्मे किया गया। इसी तरह एक और टीम हमारी लगाई गई, IM के जो ओल्ड कार्डर मध्य प्रदेश में काम कर रहे थे, लेकिन उनका सबका रूट्स या उनकी जड़ें उत्तर प्रदेश में अलीगढ़। जैसा आप जानते हैं कि सिमी की शुरुआत ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हुई थी। हालांकि उस समय उसका जो उद्देश्य था वो तालीम से या शिक्षा से संबंधित था। उस समय के जो फाउंडर्स थे वो दूसरे नाम से ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ था, लेकिन यासिर अराफात जब हिंदुस्तान विज़िट करने आए थे, उस समय ये 2 फाड़ हो गया और सिमी जो वर्तमान में प्रतिबंधित सिमी है, ये जो है, इसने यासिर अराफात के आने का विरोध किया था और जो पुराना ऑर्गेनाइजेशन था उसने यासिर अराफात का स्वागत किया था। और तभी से ये देश विरोधी एक्टिविटी में और इस तरह की एक्टिविटी जैसे ब्लास्ट करना, किसी को टारगेट करके मार देना, ये सिमी ने शुरू कर दिया था। उनके लिए उनको ये काम दिया गया। इस बीच में ISI के जो ट्रेंड मॉड्यूल्स यहाँ पर थे, सबसे पहले उनकी अरेस्ट शुरू की गई। उसमें जो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे 2-3 अरेस्ट जो उस समय हुई थी उनके बारे में बताऊंगा। जब हम लोग इस काम को जब हम इस काम को अंजाम दे रहे थे, उस समय शुरू हुई थी, और वो उनके जो डेंजरस डिज़ाइन है उसका पता लगा था कि किस तरह से ये लोगों को ट्रेंड करके भारत में ही अलग अलग हिस्सों में इन्होंने अपनी जगह पे रहने के लिए कहा और समय समय पे उनसे इन्फॉर्मेशन लेते रहे। जो हम लोगों ने सबसे पहली अरेस्ट की थी वो फैज़ल रहमान उर्फ गुड्डू की थी। 59 की पैदाइश का ये नौजवान, इसने 90 में नालंदा विश्वविद्यालय से BA किया और ये वहाँ CD 497 साइट नंबर 5 धुरवा रांची का रहने वाला था। ये BA करने के बाद इसने रशिया में
किसी डिग्री के लिए अप्लाई किया। कुछ पैसे की ज़रूरत थी। उस समय का ये पीरियड था कि जहाँ से इंजीनियरिंग की डिग्री, डॉक्टर की डिग्री, जो सोवियत रूस के विघटन के बाद जो अलग अलग उनके राज्य थे जहाँ जहाँ इनका कंसंट्रेशन ज़्यादा था, और उनकी इकोनॉमी इसी पे निर्भर करती थी कि बाहर से लोगों को बुला के और उनको इस तरह की डिग्रियाँ दी जाएं। ये वहाँ रशिया गया। रशिया 2 साल वहाँ पर पढ़ा। उसके बाद इसके जो बिचौलिए थे जिसके थ्रू इन्होंने पैसा दिया था वहाँ एडमिशन का, वो पैसा उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट तक नहीं पहुँचा और इसे वहाँ से वापस कर दिया गया। इस बीच में उसको जब ये पता लगा कि अभी ये धीरे धीरे हम लोगों के वापस जाने का समय आ रहा है, जो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन है वो अब किसी भी तरह से बिना पैसे के हमें आगे पढ़ाई के लिए परमिट करना नहीं चाहता है, तो वहाँ पे चावल का बड़ा व्यवसाय था। इसने कुछ लड़कों ने जो बिहार और उत्तर प्रदेश के थे, जिनके लिए तय हो गया कि अब हमें वापस जाना पड़ेगा यहाँ से, रूस से, अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ के, तो वो उन्होंने संपर्क किया। तो चावल का सबसे अच्छा बिज़नेस वहाँ पर रूस के उस पार्ट में जहाँ ये पढ़ता था, वहाँ सबसे अच्छा बिज़नेस था। बम्बई से और दिल्ली से कुछ कंटेनर में इसने अपने यहाँ से सस्ते चावल मंगा के और उसको इंपोर्ट करने का काम किया किसी कंपनी के माध्यम से। लेकिन जब ये चावल वहाँ पहुँचा तो उस कंटेनर के चारों तरफ वो जंग लग गई थी और उस जंग में वो चावल ख़राब हो गया, इसका पैसा डूब गया और अल्टीमेटली इनको वहाँ से भाग के आना पड़ा। इसकी एक सगी मौसी पाकिस्तान में रहती थी, उनका नाम था जकिया। ये इनके मौसा जी का नाम मुमताज़ हसन था। ये F200 जेल क्वार्टर्स, जमशेद रोड 3, कराची 5 में ये रहा करते थे। ये अपनी माताजी और पूरे परिवार के साथ अपनी मौसी से मिलने गया और उसके बाद कई बार यहाँ मिलने गया और बाद में अपनी मौसी की लड़की शाहिमा से इसकी शादी तय हो गई। शाहिमा वहाँ पर कराची में ही इस्लामिक गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर थी। शाहिमा को लेके ये रांची भी अपने घर पर आया। एक बार जब अपने वीज़ा के एक्सटेंशन के सिलसिले में ये कराची पासपोर्ट ऑफिस गया, वहाँ इसको एक ISI का ऑपरेटिव मिल गया, अतीक नाम था उसका। अतीक इसको अलग एक कमरे में ले गया और उसने कहा कि मेरे पास तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी के सारे ट्रैवल डिटेल्स हैं। तुम्हारी पत्नी बिना परमिशन के यहाँ से गई थी रांची, जिसमें तुम भी साथ में थे, और उसने वहाँ पर अपना वीज़ा एक्सटेंड करा लिया था, जो गवर्नमेंट के नियमों के मुताबिक गलत है। हम तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को इस आरोप में किसी भी समय जेल भेज सकते हैं। ये पढ़ा लिखा था लड़का, इसकी बात समझ में आ गई। इसने कहा मुझे क्या करना होगा। उसको ये लगा कि शायद ये पैसे की डिमांड करेंगे, लेकिन अतीक जो ISI का हैंडलर था वहाँ उसने इनको बताया कि नहीं, तुम्हें हमारे लिए कुछ काम करना पड़ेगा, हम तुम्हारी ट्रेनिंग कराएंगे, तुम्हें करना क्या है, कैसे करना है, और इसकी ट्रेनिंग के बाद आप वापस अपने शेड्यूल के हिसाब से वीज़ा हम आपका बढ़वा देंगे यहाँ का, आप हिंदुस्तान जाएंगे और हमें बराबर इस तरह की सूचनाएं देंगे। कंप्यूटर का काम उस समय उतना जोरों पे नहीं था, इंटरनेट की थोड़ी सी दिक्कत थी, तो इसको वहाँ पर ट्रेंड कराया गया कराची में ही। कराची में ट्रेंड कराने के बाद इसे वापस भेज दिया गया और वापस ये आ गया रांची में इसको ये कहा गया कि ये कहाँ ये सूचना देगा, किस किस तरह की। तो इसे कोड दिया गया। ग्वालियर के आर्मी इस्टेब्लिशमेंट के लिए जब भी इंफॉर्मेशन लेनी होती थी उसको गावस्कर कहा गया। झांसी के इस्टेब्लिशमेंट का जो इंफॉर्मेशन निकालनी थी उसको रानी कहा गया। सागर के लिए कोड वर्ड समंदर कहा गया। ब्रिगेड का कोड वर्ड केला और यूनिट्स का कोड वर्ड पोता पोती, ये उसे बता के और वहाँ से भेज दिया गया। ये वहाँ से ये बराबर सूचनाएं भेजता रहा और इसके बदले में उसे बहुत ही अच्छा उसका ICICI का जो अकाउंट था उसमें पैसा ट्रांसफ़र होने लगा। एक बार दुबई से इसे पैसा और ट्रांसफ़र किया गया और ये पैसा लेने के लिए दिल्ली गया, चांदनी चौक। इसी बीच में गवर्नमेंट एजेंसीज़ को भी कुछ भनक लग गई थी और उन्होंने इसको इंटरसेप्ट कर लिया, इसे बंद किया।
इसने इंट्रोगेशन में अपने ये बताया कि हमारी तरह के ऐसे बहुत से लोग जिनके रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते हैं वो वहाँ जाते हैं मिलने, और इनकी सूची वो पाकिस्तान के पासपोर्ट ऑफिस से या जो जहाँ से वीज़ा के बारे में जो स्टैंपिंग होती है वहाँ से ये उनकी सूची आईएसआई प्राप्त कर लेती है। वो विज़िट करते हैं, उसमें नौजवान लड़कों को या पढ़े लिखे लड़कों को टारगेट करते हैं। अगली बार जब भी वो वीज़ा एक्सटेंशन के लिए या वो लोग जो पाकिस्तान में रह रहे हैं वो किसी तरह का कम्युनिकेशन बुलाने के लिए या विज़िट के लिए अपने रिश्तेदारों के, हिंदुस्तानी रिश्तेदारों को जब वो बुलाते हैं उसी समय ये उनको पकड़ लेते हैं और उनको बताते हैं कि तुमने ये गलती की है, पासपोर्ट का यहाँ यहाँ वायलेशन किया है और तुमको हम जेल भेज देंगे। और ऐसे लड़कों में इसका कहना था, इसका फैसल रहमान उर्फ गुड्डू का, कि ऐसे लड़कों की संख्या उस समय जब वो ट्रेनिंग कर रहा था उस समय इनकी संख्या करीब करीब 20 के आसपास थी। कैफ़ी सिनेमा के पीछे आईएसआई का ट्रेनिंग कैंप था जहाँ पर इसे 20 दिन की ट्रेनिंग दी गई थी कराची में ही। और वहाँ जो इसके साथ थे, जब पहले तो शुरू में 5 दिन तक इसे बिल्कुल अकेले किसी और से नहीं मिलने दिया गया, लेकिन 10 दिन के बाद इसे बाकी लोगों को जो ट्रेनिंग दी जा रही थी उनसे मिलने का मौका मिला जब, तो पता लगा कि सबकी कोई न कोई रिश्तेदारियाँ पाकिस्तान में हैं और वो किसी न किसी काम से वहाँ आए और वहाँ आईएसआई के लोगों ने उनको इसी तरह से फंसा के और इस काम में लगा दिया। कुछ वहाँ वापस गए जब हिंदुस्तान, तो फिर नहीं आए या उन्होंने कम्युनिकेशन बंद कर दिया, लेकिन जिनको वहाँ वापस आना ही आना था वो पैसा वो अपना लेते रहे और उनके लिए काम करते रहे। जिन पाकिस्तानी आईएसआई हैंडलर्स का नाम उसने बताया उसमें उस्मान, हैदर, जीशान और मेजर सिकंदर थे। और जो प्रमुख उसके साथ आईएसआई ऑपरेटिव था इसके साथ इसी तरह की सिचुएशन में उसको भी रिक्रूट किया था आईएसआई ने, वो मेहताब आलम था। इसी तरह दूसरा आईएसआई ऑपरेटिव फैयाज़ अहमद मीर पकड़ा गया। वो भी पढ़ने के सिलसिले में कश्मीर से बाहर निकला था, दिल्ली आया था। दिल्ली से वो किसी तरह से उसको भी ल्योर करके वहाँ ले गए, काठमांडू ले गए। काठमांडू से वो कराची लैंड कराया गया। फिर एक तो ये उस तरह के लोग हैं जो वहाँ के किसी संपर्क में हैं और वो दोनों तरह से दबाए गए। एक तो इसलिए कि आप हिंदुस्तानी हैं, यहाँ अपने लोगों से मिलने आए हैं, ओवर स्टे कर दिया है आपने, वीज़ा एक्सटेंशन में आपने ये रेगुलरिटी की है, गवर्नमेंट को अपने मूवमेंट के बारे में इन्फॉर्म नहीं किया है। तमाम तरह की दिक्कतें हो सकती हैं वीज़ा के बारे में अगर बिल्कुल बारीकी से जांच की जाए, चाहे वहाँ के पासपोर्ट ऑफिस के लिए हो, चाहे हमारे यहाँ के पासपोर्ट ऑफिस के लिए हो। इस तरह के लोग थे। दूसरे उस तरह के लोग थे जिसमें बशीर हसन जैसे लोग थे पकड़े गए आईएसआई के, जो बाराबंकी का रहने वाला था। ये इसको भी यहाँ लोकल आईएसआई कंड्यूट मिल गया और उसने इसे किसी बहाने पहले ढाका ले गए। ढाका में इसे करीबन 10 दिन रखने के बाद वहाँ आईएसआई का एक हैंडलर आया, उसने इसका दूसरे नाम से, अब्बुल हसन के नाम से पासपोर्ट बनवा दिया। पासपोर्ट में ये ढाका से ही इसने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयर की जो फ़्लाइट है, पीआईए की फ़्लाइट पे इसे बिठा दिया। वहाँ से ये कराची ले जाए गए। कराची में जो इसने विस्तार से बताया कि 3 घंटे में वो कराची गया और वहाँ से अब्दुल कदीर नाम का आदमी उसे वहाँ मिला जो कराची में ही एक फ़्लैट में, संभवतः वो आईएसआई का दफ्तर था, वहाँ तक उसे ले गए। 5 दिन वहाँ रखा और मुन्ना शेख नाम का एक आदमी जो इसका इंचार्ज था, एक दिन शाम को 9 बजे एक गाड़ी से इसको वहाँ से लेके चला और अगले दिन सुबह 7 बजे या 8 बजे के आसपास ये एक पहाड़ी नुमा जगह जिसके पास में समंदर या बहुत समंदर के पास का कोई इलाका था, वो उस पहाड़ी के बीच में बहुत बड़ा स्थान, उसको साफ़ सुथरा करके ट्रेनिंग का कैंप बनाया गया था। वो और उसके तरह के करीब 70 और लोग वहाँ पर, बशीर हसन के तरह के 70 और लोग वहाँ पर ट्रेनिंग करते थे। 2 तरह की ट्रेनिंग ऐसे लोगों को दी गई, एक दौराए आम और एक दौराए ख़ास। दौराए आम की ट्रेनिंग 25 से 30 दिन की, दौराए ख़ास की 10 दिन की। यानी जो दौराए आम में सक्सेसफुल हो जाते थे उनको दौराए ख़ास भी कराया जाता था और इस बीच में सारे तरह के असलहों को चलाने, उनकी हैंडलिंग, उनको जोड़ना, उनको अगर अलग अलग पार्ट्स में उनके पास भेजा जाए तो उसे अच्छे से जोड़ लें और क्या उन्हें करना है क्या नहीं करना है। और इस तरह
भड़काऊ बातें उनको बताना, हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक समाज पे किस तरह के जुल्म हो रहे हैं, इसको बढ़ा चढ़ा के दिखाना, झूठे वीडियो दिखाना इनको, और इस तरह से इनका ब्रेन वॉश करके ताकि ये उनका काम करने के लिए तैयार हो जाएं। दौरायाम और दौराए ख़ास की ट्रेनिंग के बाद ये इस तरह के लोग, जैसा मैंने आपको बताया, ऐसे 10, 20, 25 लोग जगह जगह से जाते थे और पूरा ट्रेनिंग कैंप वहाँ भरा रहता था। मैं और 1-2 इम्पॉर्टेंट ISI एजेंट्स के डिटेल्स आपको बताऊंगा जो पकड़े गए और जिन्होंने वहाँ ट्रेनिंग के बारे में बताया गया। लेकिन ये सारी ट्रेनिंग्स 2001 से लेके 2005, 6, 7 तक हुई और फिर उसके बाद ये लाकर यहाँ पर इस्टेब्लिश कर दिए गए। फिर सेलेक्टिव ट्रेनिंग फिर इन्होंने शुरू की, ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से वहाँ पर लोगों को बुला के और ट्रेंड करना इन्होंने शुरू किया। तो ये शुरुआती दौर हम लोगों का था। अब मैं आगे की कड़ियों में आपको बताऊंगा कि किस तरह से FICN को कंट्रोल किया गया, उसके हैंडलर्स के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की गई, किस तरह से इंडियन मुजाहिदीन के लोगों को ATS ने उस समय बहुत ही नई संस्था थी, लेकिन इंडियन मुजाहिदीन पे जो अरेस्ट या जो काम UP की ATS ने किया था वो सबके लिए नज़ीर बनी, और वही सारी इन्फॉर्मेशन इंडियन मुजाहिदीन के इस संगठन पे एक एक करके सारी कीलें ठोकी गईं और उसको ख़त्म कर दिया गया। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।